Hello everyone, I welcome you all on our YouTube channel Scholars Talk 201। और जैसे कि हम सभी स्कॉलर्स चैम्बर नंबर 201 फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अक्सर ही एक जगह इकट्ठा होकर किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, वैसे ही आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। एंड आवर टुडेज टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज रोल ऑफ रिसर्च मेंटोर इन पीएचडी प्रोग्राम। और इसके बारे में हम सभी स्कॉलर्स आपको कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। स्टार्टिंग करते हैं हमारे रवीश भैया से, इसके बाद चार्ज लेंगे देवचंद भैया। जी श्वेता जी धन्यवाद। मेरा नाम रवीश है। देखिए हमारा जो आज का विषय है बात करने का, हमारा रिसर्च में हमारे सुपरवाइज़र का क्या रोल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहना चाहेंगे, आप रिसर्च में जब एडमिशन लेते हैं उससे पहले आप जो सिनॉप्सिस बनाते हैं, सिनॉप्सिस या कहीं सिनॉप्सिस बोला जाता है, आईएम वगैरह में जाएंगे तो उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोला जाता है। तो सबसे बड़ा रोल वहीं पे आपका ये रहा कि हम कैसा रिसर्च टॉपिक लेते हैं। आपके रिसर्च टॉपिक से ही आपको सुपरवाइज़र आपको गाइड करेंगे, क्योंकि रिसर्च टॉपिक देखिए कोई भी सुपरवाइज़र हर एरिया में एक्सपर्ट नहीं रहता। यहाँ डॉक्टर भी या वैज्ञानिक भी आप जानते हैं उनका एक एरिया रहता है, तो उसी प्रकार सुपरवाइज़र भी जो होते हैं वो आप उस एरिया में एक्सपर्ट रहते हैं। उनका मार्केटिंग हो सकता है, एचआर हो सकता है, अकाउंट हो सकता है, फाइनेंस होता है, कोई भी हो सकता है, उसमें एक्सपर्ट रहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आप सिनॉप्सिस बनाते हैं, आप जाते हैं अगर अपने सुपरवाइज़र के बाद, तो आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है रिसर्च का जो आप लेके जाएंगे आप सुपरवाइज़र के सामने रखेंगे। वो आपको जैसे उसमें आपकी गलतियाँ जो रहती हैं वो सुपरवाइज़र का रोल वहीं से स्टार्ट हो जाता है, आपके सिलेक्टेड टॉपिक से ही जो आप रिसर्च में रख रहे हैं। जैसे आपने कोई भी टॉपिक जनरली उठा के रखा तो सुपरवाइज़र का रोल वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब आप वो टॉपिक सुपरवाइज़र के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, आपका टॉपिक ही आपके पूरे फ्यूचर रिसर्च का एक प्लान तैयार कर देता है, क्या कैसे क्या होगा उस टॉपिक पे। इसलिए वहाँ पे सुपरवाइज़र का जो एक्सपर्टीज़ होता है, जो उनका एक्सपर्टाइज होता है वो लेना ज़रूरी होता है। जैसे आपने कोई भी मार्केटिंग का टॉपिक लिया, जैसे मेरा एचआर है, मैंने सर के पास रखा अपना टॉपिक। जैसे मेरा एचआर से है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट पे है, तो मैंने सर के पास टॉपिक रखा, तो सर ने पहले जो टॉपिक हमने दिया उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस करवाए। ये उन्होंने एरिया कवर करवाए, कहाँ कैसे कैसे क्या होगा, कहाँ से डाटा कलेक्शन होगा, कहाँ से ये होगा, वो सब बहुत रोल प्रेजेंट करता है, जो शुरू में टॉपिक पे ही आपके निर्भर करता है। सुपरवाइज़र का यहाँ पर रोल हो जाता है, आपको इजी हो जाता है कि कहाँ से आप डाटा कलेक्शन कर लेंगे, कहाँ से आप अपना फ्यूचर रिसर्च जो है इजी से कर सकेंगे। पहली बात तो ये स्टेटमेंट को लेके होगी जो आप रिसर्च प्रॉब्लम रखेंगे। दूसरी बात ये है, ड्यूरिंग द रिसर्च जब आप रिसर्च करेंगे उस दौरान केवल टॉपिक तो आपका हो गया, उसमें भी आपका क्वेश्चनर फॉर्मेशन हो गया, सैंपल कलेक्शन हो, सैंपल आप कहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या कंटेंट इंक्लूड करना होगा, ये सब भी रोल आप जो आपके सुपरवाइज़र होते हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि डाटा कलेक्शन आपका कहीं से भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, कहीं गांव में जाके हो सकता है, किसी बैंक से हो सकता है, या मार्केट से हो सकता है, या ऐसे इंस्टीट्यूशन से भी हो सकता है जहाँ तक हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। वहाँ से भी परमिशन लेना पड़ता है पहले, तभी वो वहाँ से एक्सेस करते। तो वहाँ पे भी सुपरवाइज़र का रोल आ जाता है कि हाँ हम ऐसा डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, क्या वहाँ तक हमको एक्सेस मिल जाएगा कि नहीं। मान लीजिए हम किसी क्राइम ब्रांच में हम डाटा कलेक्शन करना चाहते हैं, कई लोगों का टॉपिक रहता है, जैसे मान लीजिए सोशल साइंस में जो रिसर्च होते हैं, कई क्रिमिनल एक्टिविटी पर रिसर्च करते हैं जी। तो अब क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए हमको जेल में जाके जो किए रहेंगे उनसे डाटा लेना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल पाएगा। वहाँ पे भी रोल ऑफ सुपरवाइज़र आ जाता है। तो वहाँ से आप जो पहले टॉपिक दिखाएंगे वहाँ से उनका रोल वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हाँ बताएंगे कि यहाँ पे रिसर्च हम अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे डाटा कलेक्शन हो जाएगा। तो यही नहीं, ढेर सारी आप ड्यूरिंग पीएचडी दौरान बातें होती हैं। तो अब हम ये जो है, अब हम चाहते हैं कि कुछ इसके बारे में हमारे जो सुपर सीनियर हैं देवचंद भैया अब ये बताएं। तो देवचंद भैया आप कुछ बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवीश जी। आज हमारे इस YouTube चैनल में भी आपका स्वागत है। जैसा कि टॉपिक हम लोग पहले से डिस्कस कर रहे हैं, इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सुपरवाइजर मेंटर गाइड कह लीजिए जो है, तो जब रिसर्च और पीएचडी की बात आती है
तो यहाँ पर सर्वे सर्वा और कह लीजिए कि पीएचडी में सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर किसी का होता है तो वो आपके गाइड का होता है, मेंटर का होता है, सुपरवाइजर का होता है। क्योंकि आपको जो है पीजी के बाद पीएचडी डिग्री तक एक एक कदम पर बिना सुपरवाइजर का आप एक भी कदम बढ़ा नहीं सकते हैं। आप जो भी वर्क करते हैं उस वर्क को वेरीफाई आपका पहले सुपरवाइजर करेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि सर्वे सर्वा सुपरवाइजर होते हैं, गाइड्स होते हैं, और उनका ये फायदा होता है कि उनका एक्सपीरियंस, जैसे एक्सपर्टाइजेशन अभी रवि जी ने बताया है, एक्सपर्टाइजेशन का भी हमारे पीएचडी में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जब हम कोई भी चीज़ को ऐसे थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो इस पीएचडी के दौरान हमारा जो गाइड होता है वो आपको सिर्फ पीएचडी ही नहीं है बल्कि उस पूरे पीएचडी प्रोसेस का एक ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं। क्योंकि आफ्टर पीएचडी जब कोई भी स्कॉलर अगला स्टेप लेता है तो वो तुरंत बनेगा प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद अब वो भी एक तरह से गाइड बन जाता है। तो उस एक तरह से कहिए कि पीएचडी के साथ जो आपका सुपरवाइजर है वो गाइड बनने का भी, सुपरवाइजर बनने का भी ट्रेनिंग आपको देता है। इतना महत्वपूर्ण रोल होता है गाइड का एक पीएचडी स्कॉलर के पीएचडी प्रोसेस में। साथियों, इसी के साथ हम जो है कि थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे कि जो भी पीएचडी हम लोग करते हैं, लोगों को मतलब ये लगता है कि पीएचडी हमारा बहुत टफ है, या कुछ लोगों को लगता है बहुत मजे से होता है। तो देखिए, पीएचडी कोई भी वर्क हो, पीएचडी ही नहीं, जब हम किसी भी वर्क को करते हैं तो डिपेंड करता है कि हमारा वर्किंग स्टाइल क्या है, हम उस वर्क को कैसे करते हैं, कितना हम इंगेज्ड हैं उसमें। जी, तो हमारे गुरुजी जहाँ के हम लोग इसमें बैठे हुए हैं, सर के जो है कि केबिन से ही बात कर रहे हैं, तो हमारे गुरुजी प्रोफेसर यब्बी सिंह सर जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं, तो सर जो हमारे बताते हैं, जिनके गाइडलाइन में हम लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो हम लोग का ये सर का कहना है कि एक फ्रेम तैयार कर लीजिए। फ्रेम तैयार करने से ये होता है कि आपका सब कुछ एकदम टाइमली और परफेक्टली हो जाता है। एक रिसर्च प्लान कह दीजिए, पूरा एक रिसर्च प्लान। देखिए, जो आप सिनॉप्सिस बनाए हैं उस पर तो आपका प्लान है मेंशन, वो प्लान बताता है कि एक आपको ब्लूप्रिंट तैयार करके देता है कि आपका पीएचडी कैसे होना है, बट इन प्रैक्टिकल कैसे होना है, कितने समय पर क्या होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ों को हमारे गाइड बहुत ही अच्छे से जो है कि हमारे सर जो कि बहुत ही अच्छे से एक फॉर्मेट तैयार करवाते हैं और सर उसको अपने पास भी रखते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है वो उसको फिक्स होता है। जैसे हमारे सर कहते हैं कि आपको लिटरेचर रिव्यू का जो है 6 मंथ का समय है, तो 6 मंथ में आप अपना लिटरेचर रिव्यू करिए, जितने भी थीसिस, बुक्स, पेपर्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमको कितना लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए, तो ये कोई मतलब लिमिट और मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स नहीं है। जो है आप 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर रिव्यू करिए और उसके कुछ पॉइंट्स को नोट करिए, जिससे थीसिस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है लिटरेचर रिव्यू का भी आपका जो है कि तैयार हो जाएगा। और एक बात ये बताना चाहेंगे, लिटरेचर रिव्यू का कोई सीमा नहीं है। आप जहाँ अपने टॉपिक से जहाँ भी पाते हैं आप उसको पढ़िए, रिलेटेड पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपका उसके उस एरिया में आपका जो नॉलेज होगा वो गेन होगा, वो वैसे ही आपको मदद करेगा फ्यूचर रिसर्च में। जी, लिटरेचर आप, ये लोग जो पूछते हैं कितना पढ़ें, पढ़ने का कोई सीमा नहीं होता। आदमी मरता तब तक पढ़ता है, कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं होती। तो ये लिटरेचर रिव्यू आप जितना कर पाए उतना करिए। और उसमें भी हमारे सुपरवाइजर का बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें वो गाइड्स बताते हैं कि कहाँ से आपको थीसिस मिलेगा, कहाँ से आप ये रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उनके पास पहले से रहता है और वो अभी हम लोग गेन करते हैं। आप कंटिन्यू करिए। और उसको जो है रिसर्च, जब रिव्यू आप लिटरेचर आप कर रहे होते हैं तो आपको प्रयास ये करना चाहिए, जो नए रिसर्चर हैं उनको यही ध्यान देना है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते समय मतलब केवल रीडिंग नहीं लगाना है, उसको ध्यान से आपको देखना है कि इन्होंने क्या प्रोसेस किया है। तो आपको कई आइडिया मिल जाएगी, जैसे रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, एडिटेड बुक कैसे लिखना है, ये सब सारी चीज़ों का आइडिया आपको 6 महीने में जो लिटरेचर रिव्यू करेंगे उसमें आपको जो है कि समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ एक कोर्स वर्क होता है, जैसे हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी में एनईपी लग गया है पीएचडी कोर्स में, तो हमारे यहाँ जो है कि 1 साल का हो गया है मतलब ये कोर्स वर्क जो है, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा, रिसर्च मेथोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस रिसर्च, ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो हमें उसको पढ़ते हुए अपना लिटरेचर रिव्यू भी करना है। और जैसे ही आपका लिटरेचर रिव्यू और कोर्स वर्क कंप्लीट होता है, अब आपको एक CP3 और सिनॉप्सिस को एकदम प्रिपेयर करके जो है कि सबमिट करना होता है। तो जब आप अच्छे से लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आपको एक मोटा आइडिया मिल जाएगा कि नहीं, हमें किस प्रकार से जो है कि अपने पीएचडी को पूरा फ्रेम
करना है तो आप अच्छे से अपना सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए और जो है कि सबमिट करिए। फिर अगला स्टेप आता है कि जैसे ही आपका लिटरेचर रिव्यू हो गया, अब आप जो है कि अपने टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन एयर फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन एयर फ्रेम करने के लिए भी आपका देखिए अब यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू का जरूरत पड़ गया। आपने जब रिव्यू किया तो उसमें देखा होगा कि तमाम आपसे मिलते जुलते टॉपिक पे लोगों ने कैसे कैसे फ्रेम किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना तैयार करिए। एक मतलब क्वेश्चन एयर प्रिपेयर कर लीजिए और वो भी वेरीफाई करेंगे आपके गाइड सुपरवाइजर, उनसे वेरीफाई कराइए। फिर क्वेश्चन एयर आप कंप्लीट करिए। डेटा कलेक्शन का भी कलेक्शन और टेबुलेशन का भी लगभग आप जो है कि 6 मंथ का समय रखिए अपना जो है। और क्वेश्चनेयर का जो रिलायबिलिटी होती है और वैलिडिटी होती है वो हमारे सर ही उसको देखते हैं। वो उसमें गाइडेंस का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि क्वेश्चनेयर आप जो फ्रेम कर रहे हैं अपने रिसर्च के लिए वो हमारे एक्चुअल रिसर्च जो हम खोजना चाहते हैं वो हमको मिलेगा कि नहीं। वो यहाँ पे देखिए सुपरवाइजर का कितना बड़ा रोल हो जा रहा है, क्योंकि आप रिसर्च में टॉपिक जो ले रहे हैं आप क्वेश्चनेयर वही फ्रेम करेंगे ना जो आपको रिजल्ट चाहिए। जैसे आप कुछ पूछना चाहेंगे तो क्वेश्चन वो वैलिड है कि नहीं, यहाँ पे सुपरवाइजर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। वहाँ पे वो चेक करते हैं कि आपके रिसर्च रिलेटेड है कि नहीं है। तो उसी जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो डेटा कलेक्ट करने के बाद अभी जैसा रवि जी ने बताया है कि सुपरवाइजर सर ही बताएंगे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में। तो होता है कि जब हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो आप सबको पता है, हम लोग पहले से पढ़ रखते हैं कि डेटा कलेक्ट करते समय कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आ जाता है। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इन्होंने जो बताया अभी रवि जी ने कि अननेसेसरी डेटा कुछ ना कुछ आ जाए ठीक है, लेकिन जो नेसेसरी है हमारे रिसर्च के लिए वो आपके क्वेश्चन एयर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इम्पोर्टेंट वो हमारे सुपरवाइजर को वहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप दिखाएंगे तो वो वेरीफाई करके जो है कि आपको बता देंगे कि इसको ऐसे कर लीजिए, तो आपको जो है कि एक अच्छा क्वेश्चन एयर प्रिपेयर होकर के मिल जाएगा। आफ्टर देन आप जब डेटा कलेक्ट कर लिए, टेबुलेशन कर लिए जो है, अब आपको बात ये आती है कि कैसे आप उसका जो है कि एनालिटिकल पोर्शन कैसे एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के लिए फिर आपको लिटरेचर रिव्यू देखना है कि कौन से थीसिस में कौन सा स्टैटिकल टूल्स और टेक्निक्स लगा करके उसको एनालिसिस किया गया। उसी के बेस पर आप अपना जो है कि स्टैटिकल टूल्स और टेक्निक्स जो है कि डिसाइड करेंगे। साथ ही साथ अपने गाइड से भी डिस्कस करेंगे कि सर इस प्रकार के तमाम रिसर्च हुए हैं जिसमें इस प्रकार से ये जो है कि टूल्स और टेक्निक्स अप्लाई किया गया है, तो हमारा ये डेटा है और हमारा इस प्रकार से, तो हम ये लगाना चाह रहे हैं, सर आप भी सजेस्ट करें। तो सुपरवाइजर सर बहुत ही अच्छे से आपको समझा देंगे, बता देंगे। SPSS का रोल यहीं पे आता है। जो एनालिटिकल जब एनालिसिस होता है डाटा का, वो हमारे वो बहुत बड़ा सबसे क्रिटिकल फेज आप कह सकते हैं हमारे रिसर्च का होता है। वहाँ पे SPSS का जो रोल होता है, सब कौन सा आप रिसर्च टेक्निक लगा रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी है क्या, वो आपके वही बोले ना कि आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम टॉपिक क्या है, कौन सा रिसर्च टॉपिक है, उस पर निर्भर करता है। तो वो यहाँ पे जो एनालिटिकल फेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे क्या स्टैटिकल टूल लगेगा, क्या टेक्निक अप्लाई होगा, ये बहुत बड़ा फेज। यहाँ पे जो है हमको लगता है रिसर्च में सबसे बड़ा जो योगदान रहता है सुपरवाइजर का यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ से अगर आपका रिसर्च आप जो फाइंडिंग्स आएंगे यहाँ पे सब गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका अगर स्टैटिकल टूल जो टेक्निक होता है वो अप्लाई सही से नहीं हुआ तो जैसा कि अभी रवि जी ने एक सॉफ्टवेयर का जिक्र कर दिया, वैसे PhD के लिए जो है कि रिसर्च करने के लिए तमाम सोशल साइंस के तमाम सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो है SPSS में, उसमें से एक है। कुछ लोग जो है कि आपका जो है कि इसका क्या कहते हैं एक्सेल का भी यूज़ करते हैं, और भी तमाम सॉफ्टवेयर हैं जो है, तो उन सभी सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हैं अपने PhD में। वो जो भी स्टैटिकल टूल्स और टेक्निक्स लगाएंगे, डेटा फीडिंग करके आप जो है आप उसको जो है कि अप्लाई करेंगे और आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। आप उसको इंटरप्रिटेट करेंगे और आप एक बार अपने सर को और जो गाइड है उनको दिखाइए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आप अपना कंटिन्यू करिए और आफ्टर देन जैसे ही आपका एनालिसिस हो जाता है, अब आपको जो है कि एक थीसिस फॉर्मेट में उसको लाना होता है। तो पहले आप उसका जो भी है इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन करने के बाद अब उसको थीसिस फॉर्म में लाएंगे। आपका क्या क्या चैप्टर होता है, जैसे आप सबको पता है एक जनरल प्रोसेस जो होता है कि पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन का होगा, दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है रिसर्च मेथोलॉजी का होता है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है कि आपका जो भी टॉपिक है उसके हिसाब से आप जो है कि एनालिटिकल चैप्टर को अपने लेके जाएंगे। लास्ट हमारा जो है कि फाइंडिंग और सजेशंस होते हैं जो है, और फ्यूचर रिसर्च का स्कोप उसमें भी हाँ उसी में जो है कि आप मेंशन कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि आप थीसिस अपना फॉर्मेट तैयार करेंगे, उसमें भी आप अपने गाइड्स को दिखाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या कंटेंट है, क्या क्या चैप्टर रखना चाहिए, कितने पेज में आपको समअप करना है, क्या करना है, ये सब सारी चीज़ें जो है कि वहाँ से आपको जो है कि गाइड के द्वारा जो है कि आपको बता दी जाएगी जो है, तो आपको एक दिशा मिल जाएगा
और साथ ही साथ ये जो महत्वपूर्ण हमारे सर ने बताया है, आप लोगों को मैंने भी बताया भी, कि पूरे 3 साल के पीएचडी को आप इस प्रकार से फ्रेम करिए कि विद इन 3 ईयर्स आपका टाइमली, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप डेडिकेटेड होकर के जो है कि उसको टाइम में डिवाइड कर लेंगे और उसी अनुसार अगर आप काम करते हैं तो आपका विद इन 3 ईयर्स जो है कि सक्सेसफुली पीएचडी जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। ड्यूरिंग पीएचडी हमको सबसे बड़ा फैक्टर ये लगता है टाइम फ्रेम का। आपने तो टॉपिक बना लिया, आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है आपने तो डिसाइड कर लिया, लेकिन जो 3 साल या 5 साल जो हमको मैक्सिमम 5 साल लोग कहते हैं कि रिसर्च होता है, लेकिन 3 साल मिनिमम होता है। अब वो 3 साल के ड्यूरेशन जो टाइम होता है उसको बांट दीजिए, कितना समय हमें किस पे देना है, उस हिसाब से आप अगर चलते हैं और अपने सुपरवाइजर के कंसेंट के हिसाब से यहाँ चीज़ें सही जा रही कि नहीं जा रही है, जो आपका टॉपिक है रिसर्च का, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चनर का हमारा सब जो भी डाटा लेना उसके हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन इसको बांट के अगर आप करेंगे तो आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा। आप उसमें कोई आपको ये मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर विद इन टाइम करेंगे। अगर वही होगा कि आप कोई चीज़ टाइमली नहीं करेंगे, मतलब कोई चीज़ एक्सटेंड करके लिटरेचर रिव्यू आप 1 साल दिए, फिर एनालिसिस वाला जो आता है उस पर कम समय दिए, तो आपका रिसर्च में जो वो होता है ना, वो जो कोऑर्डिनेशन एक इस्टेब्लिश होता है इंटर रिलेटेड टॉपिक में, वो नहीं होता, फिर वो डिफर करने लगता है। तो आप पहले से अगर टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करेंगे हाँ कि हमको ये 3 महीने में लिटरेचर रिव्यू करना है सब, उसके बाद हमको डाटा कलेक्शन करना है, फिर उसको टेबुलेशन करना है, फिर उसका एनालिटिकल करना है, फिर उसका दिखाना जो भी थीसिस उसके बाद कंप्लीट करना है, तो ये विद इन ए टाइम फ्रेम आप मंथ में डिवाइड कर दीजिए। तो वो क्या होता है कि ना जब विद इन ए टाइम रहता है कोई चीज़ है ना, तो आप उस टाइम के अंदर वो अपने डेस्टिनेशन पे आप रीच कर जाते हैं जी। और ईजिली वो आप उसको अपने जो गोल सेट किए रहते हैं वो विद इन ए टाइम आप अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी इस दौरान में बीच में जो रोल होता है सुपरवाइजर बहुत क्रिटिकल रहता है। वहाँ बिना सुपरवाइजर का हेल्प को आप वही होता है ना कि जैसे झुंड में बैठ जाते हो, आगे वाला बैठ जा जाता है, गिर जाता है। अगर आप ऐसे जाते हैं सुपरवाइजर के कंसेंट से नहीं जा रहे, अपने से कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप हमको लगता है रिसर्च वहाँ पे सही नहीं हो रहा है बिना सुपरवाइजर। सही का मतलब ये है कि सर बिना सुपरवाइजर का जो है कि कोई पीएचडी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिना एक्सपर्टाइज के आप रिसर्च इजी थिंग नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है रिसर्च। भाई रिसर्च अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ही है है रिसर्च जो है कि ठीक है। अभी हम अपने जो है कि और भी साथी बैठे हुए हैं, श्वेता और रोहित से भी अपना व्यू जानना चाहेंगे। आप लोग भी कुछ जो है कि अपने व्यूअर के लिए बोलिए भाई। जैसे कि यहाँ पे हमारा टॉपिक है रोल ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर इन पीएचडी प्रोग्राम, तो हमारे भैया लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि एथिकल कंसिड्रेशन अगर हम लें, हमारे जो रिसर्च सुपरवाइज़र होते हैं वो हमको बताते हैं कि हम एथिक्स के अंडर रह करके रिसर्च कैसे करें, क्योंकि जनरली रिसर्च में ये बात आती है कि कॉपी पेस्ट वाली प्रॉब्लम की यहाँ से उठाया सम अप करके कर दिया, लेकिन हमारे जो रिसर्च सुपरवाइज़र होते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए ताकि हम कहीं भी प्लेगरिज्म में ना फंसे। उसको हम कैसे कोप अप करेंगे, ये प्रॉब्लम हमारे रिसर्च सुपरवाइज़र ही सॉल्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका एक्सेस हमारे पास नहीं होता, जिनका एक्सेस हमारे सुपरवाइजर्स के पास ही होता है, और हम उन रिसोर्सेज को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं अपने सुपरवाइजर के थ्रू, उनकी आईडी से, मतलब उनको जिन भी वेबसाइट्स का एक्सेस है उनसे वो रिक्वेस्ट करके मांग के, इंस्टीट्यूशंस के पास भी वो चीज़ें होती है, उससे हम रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं और चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो हमारे और लिटरेचर रिव्यू में काम आता है। और पीएचडी जो है कि बहुत लंबा टाइम फ्रेम होता है रिसर्च का, 3 से 5 साल लग जाते हैं, तो बहुत बार इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। ऐसा लगता है कि बहुत लंबा टाइम जा रहा है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस टाइम रिसर्च सुपरवाइजर का बहुत बड़ा रोल होता है, वो हमेशा आपको मोटिवेट करते रहते हैं, वो हमेशा आपको एक डायरेक्शन देते रहते हैं जिससे कि आप मोटिवेटेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई पाथ दिखाने वाला ही नहीं है तो हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, बट रिसर्च सुपरवाइजर हमें ये बताते हैं कि हमारा गोल क्या है, वो हमें सेट करना बताते हैं कि हमारा गोल क्या है और हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। हम लोग अपने सिनॉप्सिस में पूरा काम दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, लेकिन उसको कब तक करना है, वो टाइम फ्रेम जैसा भैया लोगों ने बताया वो रिसर्च सुपरवाइजर ही सेट करते हैं। रिसर्च सुपरवाइजर के पास सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है साइनिंग अथॉरिटी, जिसके बिना हम अपनी पीएचडी कर ही नहीं सकते। फंडिंग वो भी हमारी जो क्लियर होती है वो रिसर्च सुपरवाइजर के थ्रू ही होती है। तो रिसर्च सुपरवाइजर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पीएचडी का, और सबसे मेन पार्ट ये है कि आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करें। कुछ इंस्टीट्यूशंस में आपको रिसर्च सुपरवाइजर अलॉट होते हैं, कुछ जगह पे आप उनको अप्रोच करते हैं कि आपको किसके पास जाना है।
तो आप किस सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड में काम कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका अकाउंट है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, एचआर है, जो भी है, आप वो देखिए कि कौन सा सुपरवाइजर उस फील्ड में एक्सपर्ट है। अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जो सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर होता है वो आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली करना चाहिए ताकि आपकी रिसर्च जर्नी बहुत ईजिली हो जाए। थैंक यू सो मच। अब मैं रोहित को इनवाइट करूंगी कुछ बताने। थैंक यू दी। एक्चुअली भैया लोगों ने एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें बताई, और जो मैं कुछ बताना चाहता था नॉन एकेडमिक्स, क्योंकि पीएचडी एक छोटी जर्नी तो होती नहीं है, 5 सालों की लगभग जर्नी होती है। तो उसमें जो मैं बताना चाहता हूँ मोस्टली चीज़ दीदी ने बता ही दिया है। तो मैं बस इसमें इतना ही आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि पीएचडी इज़ नॉट अ 1 month, 2 months और 3 months और 1 year की, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 years लग जाते हैं। तो आप जब भी अपना सुपरवाइजर को सेलेक्ट करें तो काफ़ी अच्छे से एक हेल्दी रिलेशन, एक हेल्दी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होता है। जैसे हम लोग भगवान वाले मिले, काफ़ी कोऑपरेटिव हम लोग की काफ़ी हेल्प करते हैं। तो बियॉन्ड द एकेडमिक्स कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है नॉन एकेडमिक्स, आप कहीं फंस जाते हो, आपके समझ में नहीं आता क्या करें ना करें, तो एक सुपरवाइज़र एकेडमिक्स के अलावा भी जाके आपको काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें आपको बता सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कैरियर प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और हम लोग आएंगे किसी नए वीडियो के साथ किसी और ही इमर्जिंग टॉपिक पे। बाकी आप लोग अपना सजेशंस या कुछ भी देना चाहें जो भी है कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम लोग जरूर जो है कवर करेंगे, आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। और आप सब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।